एक, संविधान में संघ को नाम दिया गया है? ए, हिंदुस्तान या भारतवर्ष, बी, इंडिया हिंदुस्तान, सी, इंडिया या भारत, डी, भारत देश या इंडिया। उत्तर सी, इंडिया या भारत। व्याख्या। अबे बेटा, ये तो वो सवाल है जिसका जवाब बच्चा बच्चा जानता है। अपना संविधान शुरू ही ऐसे होता है, इंडिया दैट इज भारत। मतलब नाम के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं की, बोला जो बोलना है बोल लो, इंडिया बोलो या भारत बोलो, बात एक ही है। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी बेटा बोलती हैं, कभी लाला, पर रहते तो तुम वही क्यूट से बालक ही हो ना। अब टिकट दिल्ली का काटो। बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं एआई की मदद से। अगर क्वेश्चन या फिर आंसर में कोई भी गलत रहता है तो वो बता देगा एआई और उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर देगा। तो आपके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, क्योंकि एआई की मदद से प्रश्नों और उत्तरों को जांचा जा रहा है, तो गलती होने की संभावना ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल 2, बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ए 5, बी 6 ऑफ सी 7, डी 8। उत्तर सी 7। व्याख्या। बेटा, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ये वो टीम थी जिसने मिलकर संविधान का नक्शा तैयार किया। सोचो, 7 लोग मिलकर इतना बड़ा काम कर गए। आजकल तो 7 दोस्त मिलकर एक पिज्जा भी ढंग से नहीं बांट पाते, इन्होंने मिलकर पूरा देश चला दिया। कमाल है भाई, कमाल है। सवाल 3, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी 26 नवंबर 1949। व्याख्या। अबे ये तो सीधा सीधा सवाल है। अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। सोचो, उस दिन काम पूरा हो गया था, लेकिन लागू किया 26 जनवरी 1950 को। जैसे तुम अपना होमवर्क तो रात को ही निपटा लेते हो, लेकिन टीचर को अगले दिन ही दिखाते हो ना, बस वैसे ही कुछ। तो याद रखना, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, लागू हुआ 26 जनवरी को। कंफ्यूज मत होना, वरना अब टिकट दिल्ली का कटवा दूंगा। सवाल 4, 4:26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था? ए, भारत की जनता ने, बी, भारत की संसद ने, सी, संविधान सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, डी, मंत्रिमंडल ने। उत्तर ए, भारत की जनता ने। व्याख्या। बेटा, यह सवाल थोड़ा घुमावदार है, लेकिन मैं हूं ना। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, और ये सब हम भारत के लोग यानी भारत की जनता ने ही किया था। संसद उस समय थी नहीं, मंत्रिमंडल भी उस तरह से नहीं था जैसा आज है। संविधान सभा में हमारे प्रतिनिधि थे, लेकिन आखिर में ये जनता का ही तो दस्तावेज है। तो समझो, जैसे तुम खुद से अपना बर्थडे प्लान करते हो, वैसे ही भारत की जनता ने खुद अपना संविधान अडॉप्ट किया था। अब मजा आया? सवाल 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। व्याख्या। बेटा, ये तो वैसा सवाल है जैसे क्लास में कोई नया लड़का आता है और कुछ दिन के लिए उसे मॉनिटर बना देते हैं, जब तक परमानेंट मॉनिटर नहीं चुन लेते। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे उम्रदराज सदस्य थे, तो सम्मान में उन्हें ही कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट बन गए। तो समझो, ये टेम्पररी मॉनिटर वाला किस्सा था। अब टिकट दिल्ली का काटो। सवाल 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ? ए, 8 फरवरी 1948, बी, 4 नवंबर 1948, सी, 26 नवंबर 1949, डी, 29 नवंबर 1947। उत्तर बी, 4 नवंबर 1948। व्याख्या। अबे ये तो वो तारीख है जब संविधान की किताब को पहली बार संसद में खोलकर पढ़ना शुरू किया था। जैसे तुम एग्जाम से पहले अपनी मोटी किताब का पहला पन्ना पलटते हो ना, बस वैसे ही ये 4 नवंबर 1948 का दिन था जब डॉक्टर अंबेडकर की टीम ने जो संविधान बनाया था उसे पहली बार पढ़ना समझना शुरू किया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी बेटा, देश का भविष्य लिखा जा रहा था। सवाल 7, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? ए, 26 नवंबर 1949, बी, 26 जनवरी 1950, सी, 15 नवंबर 1948, डी, 8 फरवरी 1947। उत्तर ए, 26 नवंबर 1949। व्याख्या। बेटा, ये तो उस दिन की बात है जब संविधान की किताब पर आखिरी बार ओके डैश किया गया। मतलब सारी बहस खत्म, सारी अमेंडमेंट पास, अब ये फाइनल है।
26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपनाया गया था। सोचो कितनी लंबी मीटिंग चली होगी। लगता है उस दिन सबने अब और नहीं बोलकर घर का रास्ता पकड़ा होगा। अब तो दिल्ली का टिकट पक्का। सवाल 8, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. विट्ठल भाई पटेल। उत्तर ए. दादा भाई नौरोजी। व्याख्या। अबे ये तो अपने ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी थे। वो पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में घुसे। सोचो उस टाइम में कितनी हिम्मत लगी होगी। जैसे कोई तुम्हारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में टीचर्स के बीच में जाके डांस कर दे, उतनी ही हिम्मत वाला काम था ये। तो याद रखना, दादा भाई नौरोजी वो अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले पहले इंडियन थे। सवाल 9, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए. 22 जुलाई 1947, बी. 23 जुलाई 1947, सी. 25 जुलाई 1947, डी. 15 अगस्त 1947। उत्तर ए. 22 जुलाई 1947। व्याख्या। बेटा अपना प्यारा तिरंगा झंडा 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा ने अपना लिया था। सोचो आजादी मिलने से ठीक पहले ही अपना झंडा तैयार था। जैसे तुम पिकनिक जाने से पहले ही अपना बैग पैक कर लेते हो ताकि आखिरी मिनट में कुछ छूटे नहीं। ये वो दिन था जब हमारे तिरंगे को हरी झंडी मिली। जय हिंद। सवाल 10, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? ए. 3, बी. 4, सी. 2, डी. 1। उत्तर बी. 4। व्याख्या। अबे ये तो देखने वाली बात है। अपने राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं, लेकिन हमें सामने से सिर्फ 3 ही दिखते हैं। एक पीछे छिपा होता है। जैसे तुम्हारे ग्रुप फोटो में एक दोस्त हमेशा किसी के पीछे छिप जाता है, पर होता तो वो भी वही है ना। तो अगले बार जब भी अशोक स्तंभ देखना, याद रखना 4 शेर हैं। अब टिकट दिल्ली का काटो। सवाल 11, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है? ए. बुद्ध सिंह, बी. अशोक सिंह, सी. महावीर सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. अशोक सिंह। व्याख्या। बेटा ये तो साफ है, अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, तो इसे अशोक सिंह कहते हैं। ये सिर्फ 4 शेर नहीं है, ये शांति और शक्ति का प्रतीक है। जैसे तुम भले ही शरारती हो, पर दिल से तो शरीफ ही हो ना। सवाल 12, भारतीय राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज किसने को अपनाया था? ए. 22 जुलाई 1947, बी. 21 जनवरी 1937, सी. 28 अप्रैल 1948, डी. 20 मार्च 1942। उत्तर ए. 22 जुलाई 1947। व्याख्या। अबे ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज किसने को अपनाया था लिखा है, जबकि सही होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने अपनाया था। अगर सवाल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने अपनाया था है, तो जवाब संविधान सभा है जिसने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। लेकिन अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब ये सवाल जिसने भी बनाया है उसे बोलो कि अब टिकट दिल्ली का कटवाए, वो भी तत्काल में। सवाल 13, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कौन सा फूल है? ए. कमल, बी. गुलाब, सी. गेंदा, डी. चंपा। उत्तर ए. कमल। व्याख्या। बेटा ये तो सबको पता है, अपना राष्ट्रीय फूल कमल है। ये कीचड़ में भी खिलता है और सबको यही सिखाता है कि कितनी भी मुश्किल हो तुम हमेशा ऊपर उठ सकते हो। जैसे तुम चाहे कितनी भी मस्ती करो, पर पढ़ाई में हमेशा टॉप करते हो ना। अब तो तुम्हें सब पता चल गया। सवाल 14, राष्ट्रीय खेल के रूप में कौन सा खेल है? ए. फुटबॉल, बी. हॉकी, सी. क्रिकेट, डी. आर्चरी। उत्तर बी. हॉकी। व्याख्या। अबे ये थोड़ा ट्रिकी है। वैसे तो हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है, पर असल में संविधान या किसी सरकारी दस्तावेज में इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। लेकिन स्कूल की किताबों में और आमतौर पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल कहते हैं। तो जब तक सरकार कोई नया फरमान नहीं निकालती, हॉकी ही अपना राष्ट्रीय खेल है। अब टिकट दिल्ली का काटो। सवाल 15, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ए. रुपया, बी. डॉलर, सी. पाउंड, डी. अफगान। उत्तर ए. रुपया। व्याख्या। बेटा ये तो सबसे आसान सवाल है। अपनी मुद्रा रुपया है। चाहे तुम 10 रुपए का नोट देखो या 2000 का, सब पर भारतीय रुपया ही लिखा होता है। डॉलर तो अमेरिका का है, पाउंड इंग्लैंड का। अपना तो बस रुपया है जिससे तुम कैंडी खरीदते हो या अपनी पॉकेट मनी बचाते हो। सवाल 16, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? ए. देवनागरी लिपि, बी. हस्तलिपि, सी. देवनागरी लिपि, डी. अरबी लिपि। उत्तर ए. देवनागरी लिपि। व्याख्या। अबे ये तो वो स्क्रिप्ट है जिसमें हिंदी लिखी जाती है। अपनी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है, मतलब तुम जो हिंदी पढ़ रहे हो ना, वो इसी लिपि में लिखी गई है। जैसे तुम्हारी टीचर तुम्हें ABCD सिखाती हैं, वैसे ही देवनागरी हमारी हिंदी की ABCD है। सवाल 17,
भारत ए संघ राज्य है, बी गणतंत्र है, सी राज्यों का संघ है, डी उपर्युक्त, बी एवं सी दोनों। उत्तर डी उपर्युक्त, बी एवं सी दोनों। व्याख्या। बेटा, अपना भारत राज्यों का संघ भी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और गणतंत्र भी है, रिपब्लिक। राज्यों का संघ मतलब सारे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, कोई अलग नहीं हो सकता। और गणतंत्र मतलब अपना मुखिया राष्ट्रपति चुनाव से बनता है, वंशानुगत नहीं होता। तो हम दोनों हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कभी शैतान कभी शरीफ। अब टिकट दिल्ली का काटो। सवाल 18। भारत का राष्ट्रीय पशु है, ए हिरन, बी हाथी, सी बाघ, डी शेर। उत्तर सी बाघ। व्याख्या। अबे ये तो सबको पता है, अपना राष्ट्रीय पशु बाघ है, रॉयल बंगाल टाइगर। ये शक्ति, शौर्य और सुंदरता का प्रतीक है। जैसे तुम भी अपने दोस्तों के बीच टाइगर ही तो हो ना। सवाल 19। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ए सूरजमुखी, बी कमल, सी गुलाब, डी गेंदा। उत्तर बी कमल। व्याख्या। बेटा, ये तो अभी बताया था, अपना राष्ट्रीय फूल कमल है। ये पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, तुम हमेशा खिल सकते हो। सवाल 20। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ए 1948 ई में, बी 1949 ई में, सी 1950 ई में, डी 1951 ई में। उत्तर सी 1950 ई में। व्याख्या। अबे अपना प्यारा राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मतलब संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले। जैसे तुम अपना एग्जाम पूरा होने से 2 दिन पहले ही अपनी फेवरेट मूवी देखते हो ना, ये वही वाला दिन था जब राष्ट्रगान को आधिकारिक मुहर लगी। अब तो सब समझ में आ गया ना। सवाल 22। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 31 अगस्त, बी 22 सितंबर, सी 12 मार्च, डी 14 अप्रैल। उत्तर ए 31 अक्टूबर। व्याख्या। बेटा, ये तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है 31 अक्टूबर को। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे देश को एक किया था, जैसे तुम अपनी सारी टॉफियां एक डिब्बे में जमा करते हो ताकि कोई चुरा न ले। तो ये दिन अपनी एकता दिखाने का दिन है। अब टिकट दिल्ली का काटो। सवाल 23। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ए लाहौर अधिवेशन 1929 ई, बी कलकत्ता अधिवेशन 1911 ई, सी सूरत अधिवेशन 1907 ई, डी दिल्ली अधिवेशन 1947 ई। उत्तर बी कलकत्ता अधिवेशन 1911 ई। व्याख्या। अबे अपना प्यारा जनगण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता, अब कलकत्ता में गाया गया था। सोचो उस टाइम क्या माहौल रहा होगा। जैसे तुम अपने स्कूल के फंक्शन में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करते हो ना, वैसी ही फीलिंग रही होगी। इतिहास याद रखना बेटा, वरना अब टिकट दिल्ली का कटवा दूंगा। सवाल 24। संविधान के संदर्भ में प्रथम संवैधानिक सलाहकार किसे नियत किया गया था? ए भीमराव अंबेडकर, बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उत्तर बी एन राव। व्याख्या। बेटा, बी एन राव संविधान सभा के लीगल एडवाइजर थे। सोचो, इतने बड़े संविधान को बनाने से पहले कोई तो चाहिए था जो बता सके कि कानूनी दांव-पेंच क्या हैं। ये वही शख्स थे जैसे तुम्हारे पापा जब घर का कोई बड़ा काम करते हैं तो अपने वकील दोस्त से सलाह ले लेते हैं ना, बस वैसे ही। सवाल 25। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? ए आनंदमठ, बी उपनिषद, सी वेदों, डी ऋग्वेद। उत्तर ए आनंदमठ। व्याख्या। अबे अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के फेमस उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। ये उस टाइम की बात है जब लोग आजादी के सपने देख रहे थे। तो समझो ये गाना सिर्फ गाना नहीं, उस समय के क्रांतिकारियों का एंथम था। अब टिकट दिल्ली का काटो। सवाल 26। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया है? ए यमुना नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी कावेरी नदी, डी गंगा नदी। उत्तर डी गंगा नदी। व्याख्या। बेटा, अपनी प्यारी गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये अपनी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। जैसे तुम अपनी फेवरेट टी शर्ट को सबसे खास मानते हो ना, वैसे ही गंगा नदी हमारे लिए खास है। सवाल 27। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए एमजी रानाडे, बी बीटी हेलन, सी जी के गोखले, डी आरजी भंडारकर। उत्तर सी जी के गोखले। व्याख्या। अबे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। ये वो लोग थे जो देश की सेवा करना चाहते थे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जैसे कुछ दोस्त मिलकर क्लीनअप ड्राइव करते हैं ना, वैसे ही ये लोग देश की सफाई में लगे थे, लेकिन वो वाली सफाई नहीं, बल्कि समाज सुधार वाली सफाई। अब टिकट दिल्ली का काटो।
सवाल 28। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ए. विक्रम संवत, बी. शक संवत, सी. हिजरी, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. शक संवत। व्याख्या। बेटा, अपना राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। जैसे तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ एडी में बताते हो ना, वैसे ही अपना ऑफिशियल कैलेंडर शक संवत से चलता है। ये वही शक संवत है जिसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी। तो अब कोई पूछे तो बता देना अपना कैलेंडर शक वाला है, किसी शक में मत रहना। सवाल 29। किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? 1. सहकारी विधेयक, 2. वित्त विधेयक, 3. संविधान संशोधन विधेयक, 4. धन विधेयक। ए. 1, 2 और 3, बी. 1, 2, 3 और 4, सी. 1 और 2, डी. 1 और 3। उत्तर ए. 1 और 3। व्याख्या। अबे, राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को मना कर सकते हैं, जैसे तुम अपनी मम्मी से आइसक्रीम मांगते हो और कभी कभी वो मना कर देती हैं। लेकिन वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल और धन विधेयक, मनी बिल पर वो मना नहीं कर सकते। संविधान संशोधन विधेयक पर भी वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो संविधान बदलने की बात होती है जिसमें जनता की शक्ति शामिल होती है। तो समझो, कुछ बिल पर राष्ट्रपति ना बोल सकते हैं, पर कुछ पर उन्हें हाँ बोलना ही पड़ता है, जैसे तुम्हें अपनी मम्मी की हर बात माननी पड़ती है ना। सवाल 30। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सूचना नहीं है? ए. वो भारत का नागरिक है, बी. वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है, सी. वो किसी लाभ के पद पर नहीं है, डी. वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आरक्षित है। उत्तर डी. वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आरक्षित है। व्याख्या। बेटा, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए और किसी सरकारी फायदे वाले पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए, आरक्षित नहीं। आरक्षित का मतलब होता है कि सीट फिक्स हो, पर राष्ट्रपति की सीट फिक्स नहीं होती। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, बस योग्य होना चाहिए। जैसे तुम स्कूल कैप्टन बनने के लिए योग्य तो हो, पर सीट तुम्हारे लिए रिजर्व नहीं है, चुनाव लड़ना पड़ेगा। सवाल 31। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन पत्र होना चाहिए। ए. 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित, बी. संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और विधानसभा के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा समर्थित, सी. विधानसभा के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा समर्थित, डी. संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा समर्थित। उत्तर ए. 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित। व्याख्या। अबे, राष्ट्रपति बनने के लिए पहले 50 लोग निर्वाचक मंडल के सदस्य कहें कि ये आदमी सही है, प्रस्तावित करें, और फिर 50 और लोग कहें कि हाँ, हमें भी यही चाहिए, समर्थित करें। मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा। यहाँ कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए जो वोट देने वाले हों। जैसे तुम अपनी क्लास के मॉनिटर बनने के लिए कम से कम आधे बच्चों का वोट तो लेते हो ना, ये उससे भी बड़ा मामला है। अब टिकट दिल्ली का काटो। सवाल 32। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए. राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, बी. राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, सी. राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, डी. राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता है। उत्तर डी. राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता है। व्याख्या। बेटा, राष्ट्रपति लोकसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, राज्यसभा को भी और दोनों सदनों को भी एक साथ। वो संदेश भी भेज सकते हैं, तो ये कहना कि वो किसी एक सदन को संबोधित या संदेश नहीं भेज सकते, ये गलत है। राष्ट्रपति तो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो पूरे घर को संबोधित कर सकते हैं, चाहे पापा हों या मम्मी या दोनों। सवाल 33। किस विधेयक बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? ए. संविधान संशोधन विधेयक, बी. धन विधेयक, सी. वित्त विधेयक, डी. संसदक विधेयक। उत्तर डी. संसदक विधेयक। व्याख्या। अबे, ये फिर से वही सवाल आ गया। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक पर मना नहीं कर सकते, लेकिन संसदक विधेयक जैसा कोई खास टर्म नहीं है। आमतौर पर इसे साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। और हाँ, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को मना कर सकते हैं। जैसे तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो तुम मना कर देते हो ना। तो अगर संसदक विधेयक का मतलब साधारण विधेयक है, तो हाँ, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं। अब टिकट दिल्ली का काटो, जिसने ये सवाल बनाया है उसका। सवाल 34। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ए. मायावती, बी. प्रतिभा पाटिल, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. शीला दीक्षित। उत्तर सी. द्रौपदी मुर्मू। व्याख्या। बेटा, ये तो अभी की बात है। अपनी द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जैसे तुम्हारे मोहल्ले का कोई बच्चा ओलंपिक्स में मेडल जीत ले, वैसी ही फीलिंग है ये। अब तो सबको पता होना चाहिए।
सवाल 35 सुमेलित क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए कहे जाएंगे। ए 1, 2 तथा 3B, 2, 3 तथा 4C, 1, 3 तथा 4D, 1, 2 तथा 4। उत्तर डी 1, 2 तथा 4। व्याख्या बेटा, ये तो सीधे सीधे संविधान की बातें हैं। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे घर के सारे फैसले पापा लेते हैं ना, वैसे ही देश के सारे कार्यकारी फैसले राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अधिकारियों से करेगा। हाँ, ये भी सही है। राष्ट्रपति या तो खुद काम करते हैं या अपने मंत्री और अधिकारियों से करवाते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में, ये भी सही। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से, ये भी सही है। जैसे स्कूल के सारे नियम प्रिंसिपल के नाम से निकलते हैं, भले ही बनाते टीचर हों। तो यहाँ 2, 3 और 4 सही हैं। सवाल में थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि पहला विकल्प भी सही है और उत्तर डी में 1, 2, 4 है। आदर्श रूप से सभी 4 सही होने चाहिए, लेकिन दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक 1, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है, जो प्रश्न के संदर्भ में सुमेलित होने की बात कर रहा है। अगर सुमेलित क्या है का मतलब कौन से कथन सत्य हैं, तो 1, 2, 3 और 4 चारों सत्य हैं। लेकिन विकल्पों में से D1, 2 तथा 4 सबसे अच्छा उत्तर है। अब टिकट दिल्ली का काटो, जिसने ये सवाल बनाया है उसका। सवाल 36 सही उत्तर क्या है? राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को कह सकता है। राष्ट्रपति किसी वित्त विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को कह सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी मंत्री के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ए 1, 2 तथा 3B, 2, 3 तथा 4C, 1, 4 तथा 3D, 4, 1 तथा 2। उत्तर B 2, 3 तथा 4। व्याख्या अबे, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, पर मैं समझाता हूं। संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते। जैसे तुम अपने घर का कोई बड़ा नियम बदल रहे हो तो उस पर मम्मी पापा की मंजूरी एक बार मिल गई तो मिल गई। वित्त विधेयक पर पुनर्विचार राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर भी पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते। ये भी वैसा ही है जैसे पॉकेट मनी का हिसाब, एक बार तय हो गया तो हो गया। मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार, हाँ, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। जैसे मम्मी तुमसे पूछती हैं, बेटा ये काम ऐसे करें या वैसे, और तुम कहते हो एक बार फिर सोच लो। मंत्री के निर्णय पर पुनर्विचार, हाँ, राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर भी पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, खासकर अगर वो निर्णय मंत्रिपरिषद को पसंद न हो। जैसे तुम्हारे दोस्त ने कोई प्लान बनाया और तुम कहते हो यार एक बार और सोच लो, ये ठीक नहीं है। तो सही कथन 3 और 4 हैं। विकल्प बी में 2, 3 तथा 4 दिया गया है, जो कि वित्त विधेयक के संदर्भ में गलत हैं। लेकिन सवाल में सही उत्तर क्या है और फिर विकल्प दिए हैं जो भ्रमित करने वाले हैं। दिए गए विकल्पों में से अगर 1 और 2 गलत हैं तो 3 और 4 सही हैं। विकल्प बी में 2 भी दिया है जो गलत है। इस सवाल के विकल्प और प्रश्न थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं। अगर सबसे सटीक देखा जाए तो 3 और 4 ही सही हैं। अभी ये सवाल थोड़ा टफ है, जिसने बनाया है उसको बोल दो कि अब टिकट दिल्ली का कटवाए, वो भी फर्स्ट क्लास का। सही व्याख्या जो संविधान के अनुसार है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, उन्हें उस पर सहमति देनी होती है। राष्ट्रपति धन विधेयक, मनी बिल और वित्त विधेयक फाइनेंस बिल को भी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। इन पर उन्हें सहमति देनी होती है या रोक कर रख सकते हैं, लेकिन वापस नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ये 44वें संविधान संशोधन से आया। राष्ट्रपति किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय पर पुनर्विचार के लिए नहीं कहते, बल्कि मंत्रिपरिषद के सामूहिक निर्णय पर कहते हैं। इस हिसाब से केवल कथन 3 सही है, लेकिन क्योंकि दिए गए विकल्प में B of 2, 3 तथा 4 को उत्तर माना गया है, इसका मतलब सवाल में कुछ और संदर्भ हो सकता है या विकल्प त्रुटिपूर्ण है। सवाल 37 भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ए परिणामना साधुनम, बी अहिंसा परमो धर्म, सी सत्यमेव जयते, डी आरोग्य योजनाम। उत्तर सी सत्यमेव जयते। व्याख्या बेटा, ये तो सबको पता है, अपना राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। इसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है। जैसे तुम एग्जाम में चाहे कुछ भी कर लो, अगर तुमने सच लिखा है तो नंबर मिलेंगे ही। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अब टिकट दिल्ली का काटो। सवाल 38 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? आई अनुच्छेद 52A और चला रहे, अनुच्छेद 51A और चला रहे 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 और चला IB और चला रहे और चला IB। उत्तर डी आई और IV। व्याख्या अबे,
ये थोड़ा गहरा सवाल है, पर मैं बताता हूं। अनुच्छेद 52 AS2 ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो बाद में संविधान में जोड़े गए थे। 42वें संशोधन 1976 ये मूल संविधान में नहीं थे। अनुच्छेद 14 ये कानून के समक्ष समानता है और ये मूल संविधान में था। ये तो हमारा बेसिक अधिकार है। अनुच्छेद 300 ये संपत्ति का अधिकार है जिसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वें संशोधन 1978 ये भी मूल संविधान में इस रूप में नहीं था, तो मूल संविधान का अंश नहीं है। II अनुच्छेद 51 ए और IV अनुच्छेद 300 ए अपने वर्तमान स्वरूप में मौलिक अधिकार के रूप में। तो जवाब है DII और IV। अब टिकट दिल्ली का काटो जिसने ये ट्रिकी सवाल बनाया है। सवाल 39 भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में किसने भारतीय डाकघर संशोधित बिल को लंबित रखा? A जाकिर हुसैन, B V गिरी, C ज्ञानी जैल सिंह, D डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उत्तर C ज्ञानी जैल सिंह। व्याख्या बेटा, ये अपने ज्ञानी जैल सिंह जी थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो मतलब राष्ट्रपति किसी बिल पर न तो हां बोलता है न ना, बस उसे अपनी जेब में रख लेता है। जैसे तुम अपनी मम्मी से कोई काम करने के लिए मना नहीं करते, बस उसे टालते रहते हो ना, बिल्कुल वैसे ही ये भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 का मामला था। तो याद रखना, ज्ञानी जैल सिंह और उनका पॉकेट वीटो। आगे के और टॉपिक के लिए हमारे चैनल एग्जाम ट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आपको तो पता है आबकारी आरक्षक के पेपर की अभी डेट बहुत नज़दीक है, तो आप सब्सक्राइब वगैरह करके रेगुलर स्टडी करते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार से